ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH, मैंने जुनर से शादी की लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अध्याय 141। अब से उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम मेरे साथ करते हो। अगली सुबह गूफी, रानी मेडुसा, किंग लिन और अन्य लोगों ने जिया जिंगतियान, याओये और अन्य लोगों को अलविदा कहा, फिर शेर राजा पर सवार होकर रेगिस्तान की ओर चल पड़े। एक दिन के भीतर शेर राजा रेगिस्तान में गहराई तक उड़ गया था। इस दौरान किंग लिन ने एक बार रॉक डेजर्ट सिटी का दौरा किया लेकिन उसे जियोडिंग या जियोली नहीं मिले। ये जानने के बाद कि उन्होंने अपने भाड़े के सैनिकों के समूह को भंग कर दिया है, वह लंबे समय तक नहीं रुकी। रॉक डेजर्ट सिटी में लौटने पर कुछ भाड़े के सैनिकों ने आकाश में उड़ते हुए शीर्ष स्तरीय पावर हाउस को किंग लिन के रूप में पहचाना, जिसे एक बार उसके मानव सांप वंश के कारण धमकाया गया था, जिससे जटिल भावनाएं पैदा हुई, डर, ईर्ष्या और ताकत के लिए स्वाभाविक सम्मान। अब किसी ने भी उसके प्रति कोई तिरस्कार दिखाने की हिम्मत नहीं की। किंग लिन को आखिरकार समझ में आ गया कि इस दुनिया में कमजोरी एक पाप है, और जब आप मजबूत बन जाते हैं तभी लोग आपके अतीत की परवाह करना बंद कर देते हैं। उसे ये भी एहसास हुआ कि गूफी ने ही उसे बदला था, जिससे उसे अपनी किस्मत बदलने का मौका मिला। हम आखिरकार पहुंच गए। बहुत पहले ही नीलम पंख वाले शेर राजा ने उस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था जहां सांप लोग जनजाति रहती थी। जैसे ही शेर राजा शहर के बांस के जंगल के भीतर सांप लोगों के पवित्र शहर के करीब पहुंचा, एक बांस के घर में क्रॉस लेग बैठी 4 बुजुर्ग सांप महिलाओं ने एक साथ अपनी आंखें खोलीं। मुझे रानी की उपस्थिति का आभास हो रहा है। क्या ये हो सकता है कि रानी वापस आ गई है? मेडुसा मंदिर के पास आने वाली परिचित आभा को महसूस करते हुए 4 बुजुर्ग सांप महिलाएं जल्दी से उठ खड़ी हुईं और बांस के घर से बाहर निकल गईं। जैसे ही सांप लोगों के 4 बुजुर्ग मेडुसा मंदिर के बाहर आसमान में पहुंचे, उन्होंने दूरी में एक छोटा सा काला बिंदु देखा। 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर। 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर अचानक हमारे पवित्र शहर की ओर क्यों बढ़ रहा है? शेर राजा की शक्तिशाली आभा ने सांप लोगों के 4 बुजुर्गों को थोड़ा सावधान कर दिया। लेकिन जैसे ही काला बिंदु करीब आया, शेर राजा की पीठ पर रानी मेडुसा को प्रकट करते हुए उनकी सावधानी गायब हो गई। ये वास्तव में महारानी है। रानी वापस आ गई है। शेर राजा की पीठ पर रानी मेडुसा को देखकर चारों बुजुर्गों की बूढ़ी आंखें उत्साह से भर गईं। हालांकि जब उन्होंने गूफी को रानी मेडुसा के बगल में खड़ा देखा तो वे अचानक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि गूफी का हाथ स्वाभाविक रूप से उनकी रानी की कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था और वे दोनों बहुत करीब खड़े थे, काफी अंतरंग दिख रहे थे। लोगों, आपकी रानी वापस आ गई है। पवित्र मंदिर के सामने पहुंचकर रानी मेडुसा ने शहर की दीवारों पर असंख्य सांप लोगों को चिल्लाते हुए कहा, धीरे से अपने निर्दोष हाथ को उसके सामने बढ़ाया। उस पल वह कला की एक आदर्श कृति की तरह लग रही थी, इतनी सुंदर कि लोगों के दिल कांप उठे। उस पल रानी मेडुसा को परिभाषित करने वाला गर्व वापस आ गया था, उसके पूरे अस्तित्व से बड़प्पन की आभा निकल रही थी। स्वागत है महामहिम, स्वागत है महामहिम। जैसे ही रानी मेडुसा प्रकट हुई, हुआ शेर और शहर की दीवारों पर कई सांप लोगों के सैनिकों ने सम्मानपूर्वक उसे प्रणाम किया, उनके चेहरे उत्साह से भर गए। उठो, कई लिन ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी शांत और अधिकारपूर्ण आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। रानी ने मानव रूप धारण कर लिया है, जिसका अर्थ है कि वह डू पूर्वज तक पहुंच गई है। हमारे सांप लोगों के कबीले को अब वास्तव में उम्मीद है। अद्भुत, स्वर्ग ने आखिरकार हम पर मुस्कुरा दिया है। रानी डू पूर्वज की एक शक्तिशाली शक्ति बन गई है। रानी मेडुसा से निकलने वाली अपार शक्ति को महसूस करते हुए सर्प लोग के 4 बुजुर्ग और भी अधिक उत्साहित हो गए। पूरा पवित्र शहर खुशी से झूम उठा। जब से उन्हें इस तपते हुए टाइगर रेगिस्तान में खदेड़ा गया था, तब से सर्प लोग हमेशा वहां से चले जाने के लिए तरस रहे थे। अब वह इच्छा अंततः पूरी होने के करीब थी। सभी का मानना था कि रानी मेडुसा के नेतृत्व में बहुत जल्द ही पूरा सांप लोग जनजाति इस शापित रेगिस्तान को छोड़ देगा। नीलम पंख वाले शेर राजा की पीठ पर रानी मेडुसा ने अपने उत्साही लोगों को देखा और उसके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। सभी, आज मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। ये गूफी है, मेरा पति। अब से जनजाति में आप सभी को उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा आप मेरे साथ करते हैं। रानी मेडुसा ने तब अपने सभी लोगों के सामने गूफी के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को सार्वजनिक रूप से घोषित किया। पति, आपको मेरे इतने हाई प्रोफाइल होने से कोई आपत्ति नहीं है न? उसके बोलने के बाद कैलिन ने अपनी खूबसूरत आंखों से गूफी को देखा। उसके गोरे जेड जैसे हाथ ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ और उसके लाल होंठ खुल गए, जिससे एक नर्म, थोड़ी कमजोर लेकिन बिजली जैसी आवाज निकली। मुझे क्या आपत्ति होगी? ये पूर्ण है, ये किसी भी गलतफहमी को रोकता है। गूफी ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया, उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी।
जब उसने घोषणा की कि गूफी उसका पति है, तो पवित्र शहर के कई पुरुष सांप लोग उसे ईर्ष्या और यहाँ तक कि जलन से देखते थे। आखिरकार रानी मेडुसा सांप लोग जनजाति के कई लोगों के दिलों में अछूत देवी थी। सांप लोग के 4 बुजुर्गों को गूफी की गहरी छाप थी, क्योंकि उन्होंने सालों पहले उससे लड़ाई की थी। उस समय जब वे चारों एक साथ काम करते थे, तब भी वे गूफी से हार जाते थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों के बाद रानी की वापसी के साथ गूफी उसका पति बन जाएगा। सब लोग, कयर और मैं आपको रेगिस्तान से बाहर निकालने और जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में एक नया आश्रय खोजने के लिए वापस आ गए हैं। जबकि सांप लोग के 4 बुजुर्ग अभी भी सदमे में थे, गूफी आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। उसके जैसा कोई स्वाभाविक रूप से नहीं था शर्मीला या संकोची होना। ये स्थिति उस समय की तुलना में कुछ भी नहीं थी जब उसने ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी में सैनिकों को प्रशिक्षित किया था। जैसे ही उसने बात की, गूफी ने भी अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया। एक हल्का दबाव सभी को घेर रहा था। वह इतना शक्तिशाली है, यहाँ तक कि रानी की भी इतनी मजबूत उपस्थिति नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह रानी का पति हो सकता है। इस स्तर की शक्ति के साथ मेरे पास विरोध करने की इच्छा भी नहीं है। उसने कहा कि वह हमें रेगिस्तान से बाहर ले जाएगा और एक नया घर ढूंढने जा रहा है। यह आश्चर्यजनक है। अगर ऐसा हुआ तो हमें इस रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी को और नहीं सहना पड़ेगा। जैसे ही गूफी ने बोलना समाप्त किया, पवित्र शहर में सांप लोग जयकारे लगाने लगे। स्पष्ट रूप से उसके शब्दों और उसके द्वारा प्रदर्शित शक्ति के कारण सांप लोग ने उसे अपनी रानी के पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। सांप लोग ठंडे खून के होते हैं, जिससे तपते टैगोर रेगिस्तान में जीवन बेहद कठिन हो जाता है। इस मनहूस जगह को छोड़ना सांप पीपल जनजाति के हर सदस्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इस प्रकार गूफी और सांप पीपल के बीच पिछले संघर्ष अब इस महत्वपूर्ण घटना के सामने कोई मुद्दा नहीं थे। अध्याय 142 सांप लोग पलायन करते हैं और राष्ट्र हमला करते हैं। प्रिय, मैं जनजाति के पलायन के लिए जितनी जल्दी हो सके सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगी। आकाश में कैलिन ने गूफी से धीरे से बात की, जो उसके बगल में थी। फिर उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। एक रानी के अधिकार को लेकर वह शहर की दीवार पर हुआशे-र को देख रही थी। हुआशे-र, तुरंत सभी जनजातियों के नेताओं को मेरे आदेश बताएं। उन्हें पलायन के लिए लोगों को संगठित करने के लिए कहें, और याद रखें, गति महत्वपूर्ण है। हाँ महामहिम। रानी मेडुसा की आज्ञा सुनकर हुआशे-र ने उत्साह से सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। इसके तुरंत बाद पूरा सांप लोगों का पवित्र शहर गतिविधि से गुलजार हो गया। लगातार आदेश भेजे जा रहे थे। टैगर रेगिस्तान में बिखरे हुए सभी सांप लोगों की जनजातियों को इकट्ठा किया जा रहा था। गूफी और किंगलिन को फिर रानी मेडुसा ने आराम करने के लिए अपने महल में ले जाया। क्या रानी गर्भवती है? ये बहुत अच्छी खबर है। और वह 8वें स्तर के अमृत से बच्चे का पालन पोषण कर रही है। भविष्य में हमारे सांप लोगों को निश्चित रूप से एक और असाधारण प्रतिभा मिलेगी। जब सांप लोगों के 4 बुजुर्गों को रानी मेडुसा से पता चला कि वह गर्भवती है, तो वे स्पष्ट रूप से बहुत खुश थे। इसके अलावा यह महसूस करने पर कि गूफी 8वें स्तर के अमृत प्रदान कर सकता है, उनके लिए उनका सम्मान और भी गहरा हो गया। ऐसे शक्तिशाली कीमियागर की मदद से उन्हें विश्वास था कि अपने बुढ़ापे में भी उन्हें पूर्वज स्तर तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। जब से रानी मेडुसा वापस लौटी, पूरी जनजाति हाई स्पीड ऑपरेशन की स्थिति में आ गई। कुछ ही दिनों में सांप लोगों के पवित्र शहर और अन्य 8 प्रमुख जनजातियों ने अपने सभी लोगों और आपूर्ति को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। इसके बाद असली पलायन शुरू होगा। इस दिन गूफी, रानी मेडुसा और किंगलिन के साथ शेर राजा की पीठ पर चढ़े पवित्र शहर से बड़ी संख्या में सर्प लोगों के साथ उनके प्रवास में शामिल हुए। इस प्रवास के लिए रानी मेडुसा ने एक निश्चित मार्ग तैयार किया था। कुछ अधिक दूर की जनजातियों को अपने अपने नेताओं के नेतृत्व में मुख्य प्रवास पथ पर प्रतीक्षा करनी थी। अंततः सभी सर्प लोग एकत्रित होंगे और एक साथ रेगिस्तान छोड़ देंगे। प्रवास शुरू करो। जैसे ही रानी मेडुसा की आज्ञाकारी आवाज आकाश में गूंजी, स्नेजे लोगों का विशाल और अंतहीन प्रवास व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने लगा। इस विशाल काफिले के मध्य क्षेत्र में सबसे मजबूत सर्प लोगों ने गाड़ियां खींची, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। काफिले के चारों ओर शक्तिशाली योद्धा गश्त कर रहे थे और रेगिस्तान में रहने वाले जहरीले कीड़ों और जादुई जानवरों के संभावित हमलों से बचाव कर रहे थे। प्रत्येक जनजाति का नेता अपने लोगों के ऊपर उड़ता था, सतर्कता से आसमान में गश्त करता था। हालांकि प्रवास लंबा था और आपूर्ति व्यापक थी, अधिकांश सर्प लोग साधक थे, जो आमतौर पर मनुष्यों से अधिक मजबूत थे। इस तरह गाड़ियां खींचना और लंबी दूरी की यात्रा करना उन्हें बहुत थका नहीं देता था। हालांकि अगर उन्हें रेत के तूफान जैसी बड़े पैमाने की प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता, तो शक्तिशाली डू किंग और डू सम्राट विशेषज्ञ भी खुद को शक्तिहीन पाते। प्रवास के 10वें दिन उन्हें रेत के तूफान का सामना करना पड़ा।
तूफान अचानक आया और जनजाति के स्काउट्स की चेतावनियों के बावजूद पूरी तरह से खाली होने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। अगर तूफान आता तो लगभग 10% लोग रेत में दब सकते थे। तितर बितर हो जाओ। जब पीली रेत से भरा तूफान आया तो गूफी ने बस अपनी आस्तीन लहराई और रेत का तूफान पूरी तरह से दूर हो गया। तूफान से गूफी के निपटने को देखकर अनगिनत सांप लोग कृतज्ञता से भर गए। 1 महीना जल्दी ही बीत गया और सांप लोगों के प्रवास का मोर्चा रेगिस्तान के किनारे पर पहुंच गया, जहां जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का हरा विस्तार दिखाई दे रहा था। हालांकि उनके और हरे भरे पहाड़ों के बीच एक विशाल किला और मीलों तक फैली ऊंची दीवारों की एक श्रृंखला थी। चाहे वे किले को बाईपास करना चाहें या सीधे हमला करना चाहें, यह मानवता के खिलाफ युद्ध की औपचारिक घोषणा का संकेत होगा। इससे आसपास के मानव साम्राज्य एक बार फिर से सांपों पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? मेई स्नैक जनजाति की नेता यूमेई ने रानी मेडुसा की ओर रुख किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। उस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे किले के ऊपर आसमान में चढ़ा, उसके धरती पीले डूक्यू पंख चमक रहे थे। मास्टर गूफी, ये बूढ़ा आदमी कुछ समय से आपका इंतजार कर रहा है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जिया जिंग तियान था और उसने गूफी को सम्मानपूर्वक झुककर और मुस्कुराकर अभिवादन किया। सांप लोग जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से पलायन करना चाहते हैं। आपको द्वार खोलना है और उन्हें गुजरने देना है। बोलने के बाद जिया जिंग तियान ने तुरंत किले के पहरेदारों को द्वार खोलने का आदेश दिया। द्वार खोलो। हमें सांप लोगों को क्यों अंदर जाने देना चाहिए? क्या होगा अगर वे पहाड़ों से गुजरने के बाद हमारे साम्राज्य पर हमला कर दें? ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो क्या किले के पीछे के सभी नागरिक उनके ब्लेड के संपर्क में नहीं आ जाएंगे? जिया जिंग तियान का आदेश सुनकर कई पहरेदारों ने प्रतिरोध महसूस किया। उन्हें सांप लोगों से द्वेष था और उन्हें भरोसा नहीं था कि सांप लोग केवल शांति से गुजरना चाहते थे। कमांडर ली, आप अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हैं? आदेश का पालन करो। गार्डों की अनिच्छा और संदेह को देखते हुए जिया जिंगटियन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और वह किले के कमांडर की ओर मुड़ा, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकली। इस आभा के दबाव में आसपास के सैनिक तुरंत चुप हो गए। उद्धरण चिन्ह ... हाँ सर। अनिच्छा से डू स्पिरिट रैंक वाले कमांडर ने आदेश स्वीकार कर लिया और द्वार खोलने की व्यवस्था की। क्या मनुष्य वास्तव में हमें अंदर जाने के लिए द्वार खोल रहे हैं? क्या हो रहा है? ये देखकर सर्प लोगों ने एक बार फिर गूफी को श्रद्धा से देखा। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि रानी के चुने हुए साथी का इतना प्रभाव था, जिसने मानव साम्राज्य की सेना को उन्हें मार देने के लिए मजबूर कर दिया। सभी जनजातियों, मेरी आज्ञा सुनो, आगे बढ़ते रहो और किले के रक्षकों पर हमला मत करो। रानी मेडुसा ने तुरंत एक आदेश जारी किया। जल्द ही जियामा साम्राज्य के अनगिनत सैनिकों की चौकस निगाहों के नीचे शक्तिशाली सर्प लोगों का प्रवास द्वारों से होकर जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गया। क्या सर्प लोग जियामा साम्राज्य की सीमा से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में चले गए और साम्राज्य की सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की? जिया जिंगटियन क्या कर रहा है? लोयान साम्राज्य में गोल्डन गीस संप्रदाय में सुनहरे वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने हाथ में पत्र को देखा, जो गुस्से से उबल रहा था। स्नैक पीपल का आसपास के कई साम्राज्यों के साथ खूनी झगड़ा था। वे उन्हें मजबूत नहीं होने दे सकते थे। पहले स्नैक पीपल रेगिस्तान में पीछे हट गए थे, इसलिए उन्होंने उनका पीछा नहीं किया। लेकिन अब जब वे रेगिस्तान छोड़ चुके थे तो उसने उन्हें भविष्य के खतरे के रूप में देखा। जल्दी से मुलान साम्राज्य और चुयून साम्राज्य से संपर्क करें। उन्हें अपनी सेनाओं को जुटाने और स्नैक पीपल का सफाया करने के लिए कहें। जल्द ही सुनहरे वस्त्र पहने आदमी के मुंह से एक सख्त आदेश जारी किया गया। अध्याय 143। आपको पहले मेरे धुंधले बादल संप्रदाय से गुजरना होगा। पूर्वी मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में सर्प लोग अपने प्रवास के बाद अभी भी अत्यधिक व्यस्त थे, उपलब्ध संसाधनों से घर बना रहे थे। अपनी शारीरिक थकावट के बावजूद उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। वे एक उज्जवल भविष्य की आशा कर रहे थे। मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में रहने की स्थितियां टैगोर रेगिस्तान की तुलना में असीम रूप से बेहतर थीं। ये स्थान वास्तव में सर्प लोगों के रहने के लिए उपयुक्त था। ये देखते हुए कि सर्प लोग बसने लगे थे, गूफी वहां पूरी तरह से नहीं रुके, क्योंकि यहां से घाटी की दूरी जहां जियाओई जियान और अन्य थे, बहुत दूर नहीं थी। गूफी की गति से वह आधे घंटे में वहां पहुंच सकते थे। चूंकि यहां करने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए उन्होंने एक स्थानिक जेड स्लिप को पीछे छोड़ दिया और जियाओई जियान और जियान यू के साथ छोटी घाटी में लौटने के लिए एक अंतरिक्ष सुरंग खोली। शेर राजा सर्प लोगों के साथ मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में जादुई जानवरों को रोकने में मदद करने के लिए पीछे रह गए। TLN यू के साथ गया क्योंकि आप में से अधिकांश इसे पसंद करते हैं। साथ ही आप में से एक ने बताया कि जियानले एक अन्य उपन्यास में एक लड़के का नाम था। आधे महीने बाद बिन बुलाए मेहमानों का एक बड़ा समूह जियामा साम्राज्य की सीमाओं के बाहर पहुंचा।
लुओयान साम्राज्य और मुलान साम्राज्य के नेतृत्व में 1 दर्जन से अधिक अन्य छोटे देशों की सेनाओं के साथ वे जियामा साम्राज्य की सीमा के बाहर एकत्र हुए। इस समय सीमा के बाहर विशाल मैदानों पर विभिन्न आकारों की 13 सैन्य टुकड़ियां तैनात थीं। लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, मोटे तौर पर 3 लाख से अधिक होने का अनुमान है। नेता कोई और नहीं बल्कि गोल्ड गीज संप्रदाय के संप्रदाय गुरु यान लुओतियान थे, जो 3 सितारा डू पूर्वज विशेषज्ञ थे। जिया जिंगतियान को कुछ दिन पहले ही लुओयान साम्राज्य के इरादों के बारे में जानकारी मिल गई थी। हालांकि उनका मानना था कि यान लुओतियान अकेले बहुत ज्यादा परेशानी नहीं पैदा कर सकता था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी 1 दर्जन से ज्यादा देशों के साथ मिलकर जियामा साम्राज्य की सीमाओं पर हमला कर देगा। सेना के विशाल आकार ने जिया जिंगतियन को स्थिति को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर किया। वह खुद सीमा पर पहुंचा, जहां उसने यान लुओतियान को देखा। यान लुओतियान, क्या मैंने अपने पत्र में नहीं कहा था कि सांप लोगों ने मानव साम्राज्यों को अब और नुकसान न पहुंचाने का वादा किया है? तुम हमारी जियामा सीमा पर सेना क्यों लाए हो? जिया जिंगतियान किले के बाहर आसमान में दिखाई दिया, उसका स्वर उग्र था। जिया जिंगतियान, मुझे लगता है कि तुम उम्र के साथ और भी बूढ़े होते जा रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि हमने सांप लोगों को पहले रेगिस्तान में क्यों खदेड़ा था? लुओयानतियान ने व्यंग्य किया। सांप लोग बंजर रेगिस्तान में कोई खतरा नहीं थे, लेकिन अब मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में, जो संसाधनों से भरपूर है और उनके विकास के लिए एकदम सही है, वे एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। सबसे पहले नुकसान आपके जियामा साम्राज्य को होगा। आपको हमारे लिए रास्ता साफ करना चाहिए, नहीं तो हम आपके साम्राज्य को तहस नहस करने में संकोच नहीं करेंगे। ये सही है। हमने सुना है कि सांप लोगों की रानी मेडुसा पहले ही डू पूर्वज तक पहुंच चुकी है। अगर वे बढ़ते रहे तो वे अंततः हमारे मानव साम्राज्यों के लिए खतरा बन जाएंगे। आसपास के साम्राज्यों के कई विशेषज्ञ जिया जिंगतियान की आलोचना करते हुए शामिल हुए। 3 मुलान बुजुर्गों जैसे कई शक्तिशाली योद्धाओं के भारी दबाव, जो ताकत में जिया जिंगतियान से कम नहीं थे, और यान लुओतियान, जो 3 सितारा डू पूर्वज थे, ने जिया जिंगतियान को लगातार असहाय महसूस कराया। उसने किले के भीतर सैनिकों की ओर देखा। उनकी दृढ़ निगाहों से पता चलता था कि वे साम्राज्य के लिए लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वह वास्तविकता जानता था। ये सवाल नहीं है कि हम उनसे डरते हैं या नहीं। इतने सारे साम्राज्यों के एकजुट होने से हमारे पास कोई मौका नहीं है। अगर हम विरोध करते हैं तो हमारे सैनिक व्यर्थ ही मर जाएंगे। चलो रास्ता साफ करते हैं। जिया जिंगतियान ने निराशा में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, ये जानते हुए कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अनिच्छा से रास्ता साफ करने का आदेश दिया। ये देखकर यान लुओतियान और उसके सहयोगी विजयी भाव से मुस्कुराए। रुको, उस समय एक आवाज ने बीच में ही टोका। जिया जिंगतियान ने इसे तुरंत पहचान लिया और मुड़ने ही वाला था कि उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। युनशान। युनशान ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के कई बुजुर्गों को सीमावर्ती किले में लाया था। जिया जिंगतियान, आप जियामा शाही परिवार के मुखिया हैं, और फिर भी आप आक्रमणकारियों के लिए इतनी आसानी से द्वार खोल देते हैं। आपकी गरिमा कहाँ है? युनशान के शब्दों ने जिया जिंगतियान को अपमानित महसूस कराया। ये देखकर कि जिया जिंगतियान चुप रहा, युनशान ने आगे जोर नहीं दिया। इसके बजाय वह यान लुओतियान का सामना करने के लिए मुड़ा। तो ये तुम हो, यान लुओतियान? युनशान को देखते ही यान लुओतियान की निगाहें ठंडी हो गईं। युनशान जैसे डू पूर्वज विशेषज्ञ और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ वे जिस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बहुत हो गया, अपना हास्यास्पद गठबंधन लेकर जियामा साम्राज्य की सीमाओं को छोड़ दो। हम यहाँ जियामा साम्राज्य से लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि सांप लोगों से निपटने आए हैं। जब तक आप हमारी सेनाओं को मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज से गुजरने देंगे, हम आपके साम्राज्य को परेशान नहीं करेंगे, यान लुओतियान ने जवाब दिया। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से उलझना नहीं चाहता था। युनशान ने इस पर उपहास किया, दृढ़ता से खड़ा रहा। युवा गुरु गूफी ने स्नैक लोगों को मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में जाकर रहने का आदेश दिया था। गूफी मेरे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लिए एक महान उपकारक है। अब जब आप स्नैक लोगों पर हमला करना चाहते हैं तो मैं चुपचाप खड़ा होकर कुछ नहीं कर सकता। अगर आप गुजरना चाहते हैं तो आपको पहले मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से गुजरना होगा। जिया जिंगतियान और गूफी के लिए खड़े होने का युनशान का फैसला सोच समझकर लिया गया था। वह जानता था कि अगर इन साम्राज्यों की संयुक्त सेना ने हमला किया तो इसका जियामा साम्राज्य पर गंभीर असर पड़ेगा और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को भी नुकसान होगा। संप्रदाय पहले से ही आंतरिक मुद्दों का सामना कर रहा था, कुछ बुजुर्गों और शिष्यों का मोहभंग हो रहा था। एक और बड़ा संघर्ष इसके पतन का कारण बन सकता था। जिया जिंगतियान और गूफी की सहायता करके युनशान को मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की स्थिति को मजबूत करने और गूफी जैसे शक्तिशाली सहयोगियों का पक्ष जीतने की उम्मीद थी। उनका ये भी मानना था कि गूफी साम्राज्यों द्वारा उत्पन्न खतरे को नजरअंदाज नहीं करेंगे और हस्तक्षेप करेंगे। युशान, मुझे यकीन है कि तुम उस बदमाश गूफी से बुरी तरह डर गई हो।
यान लुओतियान ने अपने रुख पर अडिग रहते हुए व्यंग्य किया। अध्याय 144, वे सभी आए कितना सुविधाजनक। गूफी अब जियामा साम्राज्य में एक प्रमुख व्यक्ति बन गया था। उसके कारनामे यात्रियों और आम लोगों द्वारा समान रूप से व्यापक रूप से फैलाए गए थे और पड़ोसी साम्राज्य उसके बारे में अच्छी तरह से जानते थे। हालांकि यान लुओतियान गूफी जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसे धीरे धीरे इन कहानियों में देवता बनाया जा रहा था, ऐसी कहानियों पर विश्वास करना कठिन था। उसने उन्हें जियामा साम्राज्य के लोगों द्वारा फैलाई गई अतिरंजित अफवाहों के अलावा कुछ नहीं माना। उसके बारे में कथित तौर पर एक ही वार से किसी हास्यास्पद रक्षक वो को मारने की कहानी। यान लुओटियन ने सोचा कि यह सब बकवास है। तथाकथित रक्षक वो की शक्ति बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई थी। वास्तव में ये सिर्फ एक आत्मा का रूप था। ये सामान्य ज्ञान था कि अपने शरीर से अलग होने वाली आत्मा अपनी अधिकांश शक्ति खो देती है। एकमात्र आत्मा को नष्ट करना कोई प्रभावशाली बात नहीं थी। यान लुओतियान को लगा कि जियामा साम्राज्य के लोग विश्वसनीय कहानियां बनाना भी नहीं जानते, वे स्पष्ट दोषों से भरे हुए थे। इसके अलावा भले ही गूफी वास्तव में शक्तिशाली था, क्या वह वास्तव में 1 दर्जन से अधिक साम्राज्यों की संयुक्त सेना के खिलाफ खड़ा हो सकता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि युनशान दिखाई देगा। जिया जिंगतियान युनशान को आगे बढ़ते देखकर हैरान था। कुछ दिनों पहले की तुलना में युनशान पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। जिया जिंगतियान, शाही सेना को इकट्ठा करो और रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। युनशान ने जिया जिंगतियान को देखा, जिसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हालांकि जिया जिंगतियान ने शुरू में अनावश्यक बलिदानों से बचने के लिए आक्रमणकारियों को जाने देने की योजना बनाई थी, अब जब युनशान ने हस्तक्षेप किया था तो उसके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा जियामा शाही परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी। रक्षा के लिए तैयार हो जाओ, जिया जिंगतियान ने आदेश दिया। पहले से निराश म्यू जान तुरंत उत्साहित हो गया। म्यू परिवार के पुरुष अपनी लड़ाकू भावना के लिए जाने जाते थे और म्यू जान का मानना था कि युद्ध के मैदान में मरना अपनी मातृभूमि को दुश्मन के हवाले करने से कहीं बेहतर है। सेना इकट्ठा करो, हम मरते दम तक रक्षा करेंगे, म्यू जान चिल्लाया। साम्राज्य के सैनिक, जो पहले से ही दृढ़ थे, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की मजबूत सेनाओं के आगमन को देखकर और भी अधिक आश्वस्त हो गए। उनका मनोबल बढ़ गया और उनकी संयुक्त गति अब शाही गठबंधन के बराबर थी। यान लुओतियान, जो शुरू में सेना को गुजरने देना चाहता था, अब युनशान के हस्तक्षेप से निराश हो गया। युनशान, देखते हैं कि तुमने वर्षों में कितना सुधार किया है। यान लुओतियान ने सीधे युनशान पर हमला किया, जिससे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। चूंकि जियामा साम्राज्य के पास केवल एक डू पूर्वज था, इसलिए युनशान के पास उससे भिड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने पीछे सुनहरे पंख फड़फड़ाते हुए यान लुओटियन ने युनशान की ओर एक सुनहरी रोशनी की लकीर की तरह वार किया, इतनी तेजी से कि युनशान चौंक गया और केवल जल्दबाजी में अपना बचाव कर सका। ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, मैं देख रहा हूं। यान लुओटियन की मुट्ठी ने युनशान की छाती पर वार किया। हालांकि युनशान वार को रोकने में कामयाब रहा, फिर भी वह हिल गया, उसका खून खौल रहा था। यान लुओतियान की आंखें एक बाज की तरह चमक उठीं, जैसे एक सुनहरी रोशनी उसके हाथ में इकट्ठी हुई, जो एक चमकदार सुनहरी तलवार में बदल गई। तलवार से निकलने वाली तेज आभा ने युनशान को ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी डूक्यूई को लगातार काटा जा रहा हो। तुम सांप लोगों की जनजाति की रक्षा करना चाहते हो, तो चलो देखते हैं कि तुम पहले खुद को विनाश से बचा सकते हो या नहीं। यान लुओटियन का पूरा शरीर अचानक कांप उठा, उसके चारों ओर की सुनहरी रोशनी और भी चमकदार हो गई। उसके हाथ में मौजूद सुनहरी तलवार रोशनी में विलीन हो गई, जो फिर अनगिनत सुनहरे पंखों में विभाजित हो गई, जो जाल की तरह युनशान पर बरस पड़े। इस तरह के भयंकर हमले का सामना करने में असमर्थ युनशान को हमले से बचने की कोशिश करते हुए हवा में उड़ना पड़ा। हालांकि सुनहरे पंख अपरिहार्य थे, जैसे आकाश को ढंकने वाला एक जाल। कुछ सांसों के भीतर युनशान पहले से ही दयनीय स्थिति में था, बची हुई सुनहरी रोशनी अभी भी उससे चिपकी हुई थी। ये बुरा है। जिया जिंगतियान ने युनशान को अभिभूत होते देखा, उसकी सहायता करना चाहता था। अगर युनशान गिर गया तो उनकी सेना एक पल में नष्ट हो जाएगी। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके सामने 3 बूढ़े आदमी आ गए। आप, एक साधारण डू सम्राट को डू पूर्वज की लड़ाई से दूर रहना चाहिए। चलो हम तीनों तुम्हारा ख्याल रखते हैं। जब जिया जिंगतियान ने इन तीनों को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई। वे मुलान साम्राज्य के 3 बुजुर्ग थे। तीनों मिलकर एक निम्न स्तरीय डू पूर्वज के बराबर शक्ति प्राप्त कर सकते थे, जबकि जिया जिंगतियान केवल एक डू सम्राट था। उनके संयुक्त बल का सामना करने का कोई तरीका नहीं था। बहुत हो गया, उसे मार डालो और जियामा साम्राज्य को बांटने के लिए हमारा होगा। मुलान के बुजुर्गों में से एक ने घोषणा की। उसका खून उमड़ पड़ा, उसकी आभा और अधिक जंगली हो गई और जल्द ही उसका शरीर बदलने लगा। उसका सिर बाघ के सिर में बदल गया। अन्य 2 बुजुर्गों में भी इसी तरह के परिवर्तन हुए, एक शेर में बदल गया और दूसरा भालू में।
तो ये 3 जानवरों का बर्बर कौशल है। जिया जिंगतियान की निगाहें गंभीर हो गईं और उसने गहरी सांस ली। उसे पता था कि उसे आज सावधानी से लड़ना होगा, नहीं तो उसका अंत हो जाएगा। मार डालो, मुलान के बुजुर्गों ने एक स्वर में चिल्लाते हुए जिया जिंगतियान पर हमला शुरू कर दिया। भयानक डुक्यूई उसकी ओर दौड़ा, जिससे बचने के लिए कोई जगह नहीं बची। जिया जिंगतियान के पास इसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से उसका डुक्यू पृथ्वी पर आधारित था, जिससे वह तुरंत पराजित होने से बच गया। लेकिन युनशान और जिया जिंगतियान दोनों के ही नुकसान में होने के कारण उनका पतन अपरिहार्य लग रहा था। जैसे ही वे हार के कगार पर थे, अचानक युद्ध के मैदान में एक तेज आवाज गूंजी। आप में से बहुत से लोग आए हैं। ऐसा लगता है कि आसपास की सभी शाही सेनाएं यहाँ हैं। कितना सुविधाजनक है। यान लुओतियान ने आवाज़ सुनते ही तलवार के वार से युनशान को पीछे धकेल दिया। वह पीछे हट गया और आवाज़ के स्रोत की ओर देखा, जहां उसे एक भयानक उपस्थिति का आभास हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वरिष्ठ कौन है? ये हमारे स्नैक पीपल जनजाति और जियामा साम्राज्य के बीच संघर्ष है। कृपया हस्तक्षेप न करें, यान लुओतियान ने विनम्र स्वर में कहा। आप मेरी पत्नी को धमका रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इससे दूर रहूं। हवा का झोंका आया और एक विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ, जिसके हाथ में 2 आकृतियां थीं। ये नए लोग कोई और नहीं बल्कि गूफी, कैलिन और एमेथिस्ट विंगलान किंग थे। यान लुओतियान गूफी को नहीं पहचान पाया, लेकिन उसने रानी मेडुसा को पहचान लिया। गूफी को देखकर युनशान और जिया जिंगतियान दोनों बहुत खुश हुए और जल्दी से उसके करीब चले गए। युवा मास्टर गो, आप आखिरकार आ ही गए, उन्होंने कहा। वह गूफी है, वह गूफी है। ये सुनकर यान लोटियन और मूलैन के बुजुर्ग चौंक गए। जिस शक्तिशाली व्यक्ति का वे जिक्र कर रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि वही गूफी था जिसे उन्होंने मिथक मानकर खारिज कर दिया था। यान लुओतियान ने जल्दी से खुद को ढाल लिया। सिर्फ एमेथिस्ट विंगलान किंग ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, गूफी की तो बात ही छोड़िए। वरिष्ठ, हमें नहीं पता था कि यह युवा मास्टर गो है। अगर हमें सांप लोग जनजाति के साथ आपके रिश्ते के बारे में पता होता तो हम कभी आने की हिम्मत नहीं करते। यान लुओतियान ने देखा कि गूफी और रानी मेडुसा कितने करीब थे, तुरंत उनके रिश्ते का अनुमान लगा लिया। गूफी ने जिस महिला को अपनी पत्नी बताया, वह रानी मेडुसा थी। अब पछताओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। गूफी को आगे बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक सहज हरकत के साथ वह यान लुओतियान की ओर बढ़ा। एक भयानक दबाव महसूस करते हुए यान लुओतियान ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, उसने महसूस किया कि उसे पकड़ लिया गया है। एक झटके से गूफी ने यान लुओतियान को कुचल दिया, फिर उसे जलाने के लिए एक स्वर्गीय ज्वाला को बुलाया। भस्म कर दिया। मुलान के बुजुर्ग डर गए, अवाक रह गए। उनकी सहज प्रवृत्ति भागने की थी, लेकिन गूफी की जबरदस्त शक्ति के सामने बचना असंभव था। अध्याय 145। मैं अभी अभी एकांतवास से बाहर आया हूं और उसका पहले से ही एक बच्चा है। तीनों मुलान बुजुर्ग अलग अलग दिशाओं में भाग गए, लेकिन गूफी ने फिर भी एक एक हाथ से उन्हें पकड़ लिया, उन्हें कुचल दिया और फिर उन्हें वाष्पित कर दिया। गूफी के शक्तिशाली प्रवेश और उसके गरजने वाले तरीकों, जिसमें यान लुओतियान और 3 मुलान बुजुर्गों को मारना शामिल था, ने वहां मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह से चौंका दिया। शाही गठबंधन बलों ने एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि गूफी के हाथ की एक लहर से वे भी धूल में बदल जाएंगे। ये सभी साम्राज्यों के लिए एक चेतावनी है। सांप लोग मेरे संरक्षण में हैं और रानी मेडुसा मेरी पत्नी है। अगर कोई फिर से सांप लोगों के प्रति कोई बुरा इरादा रखने की हिम्मत करता है तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। अब चले जाओ। गूफी के उन शब्दों के साथ किसी ने भी आवाज़ करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी भयभीत पक्षियों और जानवरों की तरह भाग गए, बिना किसी सवाल के उसकी आज्ञा का पालन किया। इन मामलों को संभालने के बाद गूफी ने युनशान और जिया जिंगतियान की ओर देखा। युनशान, तुमने कुछ साहस दिखाया है। हालांकि इन दोनों के मन में कुछ योजनाएं थीं, लेकिन उन्होंने आखिरकार सही काम किया। तुम दोनों ने सांप लोगों की रक्षा में सराहनीय सेवा की है। लो, इन्हें पुरस्कार के रूप में लो। गूफी ने जिया जिंगतियान को एक जोंग ब्रेकिंग पिल और युनशान को एक एजियोर सन पिल फेंका। युनशान के हाथ उत्तेजना से कांप रहे थे क्योंकि उसने एजियोर सन पिल को पकड़ रखा था। वह जानता था कि उसने इस बार सही दांव लगाया था। एजियोर सन पिल सीधे उसकी खेती को 1 स्टार तक बढ़ा सकती थी। जब जिया जिंगतियान और युनशान अभी भी उत्साह से अभिभूत थे तो गूफी ने अचानक अपना स्वर बदल दिया। तुम काफी समय से देख रहे हो, क्यों नहीं रुकते? जैसे ही वे रोमांचित महसूस कर रहे थे, गूफी ने हाथ बढ़ाया और युद्ध के मैदान के बाहर छिपी एक काली धुंध को पकड़ लिया। यह कोई और नहीं बल्कि प्रोटेक्टर टाई था। उससे पहले प्रोटेक्टर वो की तरह प्रोटेक्टर टाई 10,000 बिच्छू द्वार का समर्थन करने और परेशानी खड़ी करने के लिए चुयून साम्राज्य में गया था। जब उसने खबर सुनी तो वह मृतकों की आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए युद्ध के मैदान में आया।
आप लोग हॉल ऑफ सोल से वास्तव में चूहों की तरह हैं, हर जगह छेद खोदते हैं। गूफी हॉल ऑफ सोल से थक गया था। मुझे छोड़ दो वरिष्ठ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे। तारांकन बूम, तारांकन। गूफी ने उसे खत्म करने का मौका नहीं दिया, उसे कुचलकर गुमनामी में डाल दिया। ये हॉल ऑफ सोल्स आखिर है क्या, जहां सभी मजबूत व्यक्ति आध्यात्मिक शरीर लगते हैं। जिया जिंगतियान और युन शान हैरान थे ये देखकर कि प्रोटेक्टर टाइप प्रोटेक्टर वो के समान था। इस प्रदर्शन के साथ प्रमुख साम्राज्य निश्चित रूप से कोई और विश्वासघाती विचार रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। बाकी सब आप पर निर्भर है। गठबंधन बलों को डराने के बाद गूफी ने बाकी मामलों को युनशान और जिया जिंगटियन को सौंप दिया, फिर स्नैक पीपल के नए क्षेत्र में लौट आया। हालांकि स्नैक पीपल हाल ही में यहां आए थे, लेकिन नई बस्ती पहले से ही आकार ले रही थी। समतल क्षेत्रों में स्नैक पीपल के लिए बड़ी संख्या में घर थे, जो मनुष्यों के समान गांव जैसी बस्तियां बनाते थे। स्नैक पीपल के क्षेत्र के आसपास के ऊबड़ खाबड़ इलाके के कारण वहां अभी तक कोई दीवार या अन्य किलेबंदी नहीं थी। हालांकि नियमित अंतराल पर निगरानी टावर स्थापित किए गए थे और ऊपर आसमान में स्नैक पीपल द्वारा उठाए गए सतर्क पक्षियों का झुंड निगरानी रखता था। किसी भी गड़बड़ी के संकेत पर वे स्नैक पीपल को सचेत कर देते थे। इस क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में दो ऊंची चोटियों के बीच एक विशाल बेसिन बसा हुआ था। बेसिन अविश्वसनीय रूप से बड़ा था और केवल 10 दिनों के भीतर एक विशाल शहर जमीन से ऊपर उठ गया था। ये स्नैक पीपल का नया पवित्र स्थान था। शहर जियाओ यी जियान, जियान और अन्य लोग भी इस जगह पर आए थे और शाही महल में रह रहे थे। सांप लोगों में वाकई प्रभावशाली क्षमताएं हैं। उन्होंने इतने कम समय में इतना कुछ बनाया है। जियाओ यी जियान उस शहर को देखकर आश्चर्यचकित हो गई जो जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में उभरा था। वह सांप लोगों के अनोखे रूप और उनकी अविश्वसनीय निर्माण गति पर आश्चर्यचकित थी। सांप की पूंछ वाले लोग दो पैरों वाले लोगों की तुलना में तेजी से कैसे निर्माण कर सकते हैं। अब जब सांप लोग बस गए हैं, बहन कई लिन, आपको अब किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जियान ने शहर में घूमने और कई लिन के पास आने के बाद कहा। हाँ, इस बार ये सब मेरे पति का धन्यवाद है जिन्होंने शाही गठबंधन को भगा दिया। अन्यथा सांप लोग इतनी शांति से कैसे रह सकते थे और समृद्ध हो सकते थे। उसके गुलाबी होठों पर एक आकर्षक मुस्कान दिखाई दी और उसे जो खुशी महसूस हुई उसे छिपाना असंभव था। अगर जियामा साम्राज्य ने गूफी की ताकत से डरकर रास्ता बनाने में सहयोग नहीं किया होता तो सांप लोग इतनी आसानी से यहाँ नहीं पहुँच पाते। और अगर गूफी ने यान लुओतियान और 3 मुलान बुजुर्गों को मारने के लिए सख्त कार्रवाई नहीं की होती तो युद्ध यहाँ तक पहुँचने पर सांप लोग बर्बाद हो जाते। तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए यह उचित है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। कई लिन शर्मा गई क्योंकि गूफी अचानक उसके पीछे दिखाई दिया, अपनी बाहों को उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेटते हुए। जियान ने गूफी और कई लिन को अंतरंग होते हुए देखा। उसने गूफी की ओर आंखें घुमाई और कहा, बड़े भाई गूफी, तुम बहुत परेशान करने वाले हो, हमेशा ऐसी चीजें करते हो जो बच्चों के देखने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। ये कहते हुए उसने अपना पैर जोर से पटका। उसने वह गुस्सा होने का नाटक करना चाहती थी, लेकिन उसने बहुत ज्यादा बल का इस्तेमाल किया और गलती से पवित्र शहर में नई बिछाई गई फर्श की टाइलें टूट गईं। जियान ने शर्मिंदगी से पीछे देखा कि क्या स्नेही गूफेई और कैलिन ने उसे देखा है, लेकिन पाया कि वे सीधे उसकी ओर देख रहे थे। शर्मिंदा होकर उसने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, इसके लिए माफ़ करें, मैं तुम दोनों को माफ़ करती हूँ। जियान के प्यारे व्यवहार से कैलिन खुश हो गई, इसलिए उसने उसके सिर पर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं किसी से टाइल बदलवा दूंगी, लेकिन भविष्य में सावधान रहना। ये सांप लोगों का पवित्र शहर है, हम इसे छेदों से भरा नहीं रख सकते। मैं समझती हूँ बहन कैलिन, मैं सावधान रहूंगी। अपराधी महसूस करते हुए जियान जल्दी से भाग गई, बहुत प्यारी लग रही थी। जियान के जाने के बाद गूफेई वापस कैलिन की ओर मुड़ी, जो भी उसे देख रही थी। उनकी नज़रें मिलीं, गहरे स्नेह से भरी हुई। उसके गोरे गाल लाल हो गए और उसकी चमकीली आंखें चमक उठीं। गूफी को उसे देखते ही चक्कर आने लगा, उसका दिमाग धुंधला हो रहा था। वह धीरे धीरे नीचे झुका और कैयर के लाल होठों को चूमा। उन दोनों ने कोमलता से गले लगाया, उनका जुनून नए पवित्र शहर को भर रहा था। काफी देर बाद वे अनिच्छा से अलग हो गए और कैलिन ने अपने होठों को चाटा, स्वाद का आनंद लिया। जियो यी जियान और जियान यू कहाँ हैं? उन्हें आंतरिक महल में रखा गया है, जहां ये सबसे अधिक आरामदायक और सुरक्षित है। मजबूत सांप लोग उनकी रखवाली कर रहे हैं, कैलिन ने समझाया। चलो उन्हें देखने चलते हैं। गू कबीले में एक भव्य हॉल के भीतर एक युवती बीच में मंडरा रही थी, जो सुनहरी ऊर्जा से घिरी हुई थी जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ये युवती कोई और नहीं बल्कि जुनर थी। जैसे ही सुनहरी रोशनी फीकी पड़ी, जुनर ने गहरी सांस ली और अपनी चमकीली आंखें खोलीं। इस बार उसका एकांतवास 1.5 साल तक चला था और उसकी साधना में काफी सुधार हुआ था।
वह पहले ही पूर्वज क्षेत्र में कदम रख चुकी थी। इस समय उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक नई भावना दिखाई दी। हालांकि इतने लंबे समय तक एकांतवास में रहने के बाद जुनर को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। बाहर आने के बाद वह आराम करने और कुछ समाचार इकट्ठा करने के लिए क्षेत्र में घूमने लगी। क्या मैं अभी एक बार एकांतवास में गई थी और उसका पहले से ही 1 साल का बच्चा है। कुछ ही समय बाद जुनर ने अपने कबीले के सदस्यों से यह खबर सुनी और उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई। अध्याय 146 तुमने मुझे जो भाग्य देने का वादा किया था वह कहाँ है। वुतान शहर में जियो परिवार के भीतर जियो यान उदास होकर मेज पर बैठा था। उसकी उंगलियां मेज की सतह पर और भी जोर से बज रही थीं। अगर उसके बगल में याओ लाओ न होता तो शायद वह अपना सारा गुस्सा मेज पर निकाल देता। गुरु, कई महीने हो गए हैं और कोई सुराग नहीं मिला है। क्या मेरे पिता वाकई बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। जियो यान को शुरू में संदेह था कि जियो जान को मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने ले लिया है, लेकिन कुछ समय तक संप्रदाय में घुसपैठ करने के बाद उसे अपने पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जिससे वह बहुत निराश हो गया। उसे अपने पिता का अपहरण करने वालों के प्रति गुस्सा और अपनी खुद की लाचारी के लिए आत्मघृणा का मिश्रण महसूस हुआ। जियो यान, चूंकि उन्होंने तुम्हारे पिता का अपहरण किया है इसलिए वे उनसे कुछ चाहते होंगे। अभी के लिए तुम्हारे पिता सुरक्षित होने चाहिए, याओ लाओ ने जियो यान को आश्वस्त किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को मजबूत करो। शक्तिशाली बनकर ही तुम आगे की जांच कर सकते हो। जियाओ यान ने सहमति में सिर हिलाया। उदाहरण के लिए मिस्टी क्लाउड सेक्ट में उसका सामना जिस काली आत्मा से हुआ, याओ लाओ ने कहा कि वह रहस्यमय हॉल ऑफ सोल से आई थी। लेकिन जियाओ यान के वर्तमान स्तर पर वह ये जानने के लिए भी योग्य नहीं था कि हॉल ऑफ सोल्स क्या है। उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और मजबूत बनने की इच्छा जताई। चलो पहले फॉलिंग स्टार पवेलियन की ओर चलते हैं। एक बार मेरी ताकत बहाल हो जाने के बाद मैं तुम्हें इसकी तह तक पहुंचने में मदद करूंगा। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के भीतर स्नैक पीपल जनजाति के नए पवित्र शहर में। शहर अब रोशनी और उत्सव से सजा हुआ था और हर परिवार मुस्कुरा रहा था। स्नैक पीपल के प्राचीन अनुष्ठानों के अनुसार प्रार्थना कर रहा था। लेकिन वे नए पवित्र शहर का जश्न नहीं मना रहे थे, वे जियान यू का पहला जन्मदिन मना रहे थे। मूल रूप से केवल गूफी, जियो यी जियान और कुछ अन्य लोग ही जियान यू के जन्मदिन के बारे में जानते थे। लेकिन किसी तरह ये बात फैल गई और पूरे सांप लोग जनजाति ने अनायास ही उसका जन्मदिन मनाया। कैलिन पवित्र शहर के ऊपर खड़ी थी, नीचे सांप लोगों को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मीठी, संतुष्ट मुस्कान थी। सांप लोगों के बीच तुम्हारा प्रभाव पहले से ही मुझसे आगे निकल गया है, उसने उत्साह से कहा। गूफी ने खुशी से झूमते सांप लोगों को देखकर थोड़ा मुस्कुराया, ये सोचकर कि इतने सारे लोगों द्वारा सम्मानित होना बहुत अच्छा लगता है। पिताजी, गले लगाओ। अचानक गूफी के बगल से एक कोमल आवाज आई। जियो यी जियान आ गई थी। उसने जियान यू को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। छोटी सी बच्ची ने आखिरकार बोलना सीख लिया था, हालांकि वह केवल सरल शब्दों का ही इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन उसकी मासूम आवाज एक देवदूत की तरह बेहद प्यारी थी। यूएर, यहाँ आओ। गूफी ने हाथ बढ़ाया और उसे उठाया। उसे नीचे उत्साहित सांप लोग दिखाए। जियान यू को समझ में नहीं आया कि वे क्या कर रहे थे, लेकिन वह खुशी से उछलने लगी। नया पवित्र शहर न केवल शहर के पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता था, बल्कि पूरे सांप लोग जनजाति के पुनर्जन्म का भी प्रतिनिधित्व करता था। वे अधिक शक्ति और समृद्धि के मार्ग पर थे। उत्सव धीरे धीरे शांत होने से पहले लंबे समय तक चला और जैसे जैसे सांप लोग अपने नए वातावरण के अनुकूल होते गए, वे एक शांतिपूर्ण जीवन में लौट आए। एक दिन जब जियान यू के साथ खेल रही थी, उसे अचानक कुछ याद आया। वह उछल पड़ी और सीधे गूफी की ओर दौड़ पड़ी। जियान को उल्का की तरह अपनी ओर भागते देखकर गूफी चौंक गया। अपनी ताकत के बावजूद बिना तैयारी के उससे टकराना सुखद नहीं होगा। बड़े भाई, क्या तुम कुछ भूल नहीं गए? जियान ने तत्काल पूछा। वह क्या है? गूफी ने हैरान होकर पूछा। तुमने कहा था कि तुम मुझे गोली के दायरे में घुसने का एक शानदार अवसर दोगे, याद है? तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। जियान ने उसे पिल दायरे में प्रवेश करने से पहले किए गए वादे की याद दिलाई। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति देखकर गूफी समझ गई कि जियान क्या सोच रही थी। हालांकि जियान हर दिन लापरवाह और चंचल दिखाई देती थी, लेकिन उसके अंदर गहरी चिंताएं थीं। वह प्राचीन शून्य ड्रैगन द्वीप पर लौट आई थी, अपनी विरासत को पूरा किया था और प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की वर्तमान स्थिति को समझा था। शाही वंश के एकमात्र सदस्य के रूप में जियान को नया ड्रैगन सम्राट बनना तय था। हालांकि जियान आज़ादी की चाहत रखती थी, लेकिन वह अपनी जाति के भविष्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। वह मजबूत बनना चाहती थी, ड्रैगन जनजाति को जल्दी से एकजुट करना चाहती थी और यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि प्राचीन शून्य ड्रैगन द्वीप पर हर कोई शांति से रह सके।
गू फेई ने वास्तव में जियान को एक बेहतरीन अवसर देने का वादा किया था, लेकिन इसमें कई अनिश्चितताएं थीं। वह अवसर अभी तक नहीं आया है। मुझे यकीन भी नहीं है कि हम इसे पा सकेंगे, गू फेई ने सोच समझकर कहा। उसने जिस अवसर की बात की वह एक संत झाओ हुआ द्वारा छोड़े गए प्राचीन अवशेष थे। प्राचीन अवशेष, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्राचीन काल के अवशेष हैं। प्राचीन युग वर्तमान से बहुत अलग था और अनगिनत वर्षों में कई अवशेष स्वाभाविक रूप से पीछे छूट गए। कुछ को समय के साथ दफनाया या खो दिया गया हो सकता है, लेकिन कभी कभी वे फिर से दिखाई देते हैं। वास्तव में ये सिर्फ इतना है कि खंडहरों के पूर्व मालिकों द्वारा छोड़ी गई सील समय के साथ कमजोर हो जाती है, जिससे उनके द्वारा सील की गई जगह दिखाई देती है। यहाँ आसपास इंतजार करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। चलो बाहर जाकर खोज करते हैं, शायद हम इसे पा लें। जियान ये सुनकर रोमांचित हो गया कि अवसर मौजूद है और तुरंत गूफी को बाहर खींचकर इसे खोजने के लिए ले जाना चाहता था। गूफी ने सहमति में सिर हिलाया। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह खंडहरों को खुले में लाने में सक्षम हो सकता है। यदि नहीं, तो वह हमेशा अपने बड़ों से मदद मांग सकता है। चूंकि वह खंडहरों का सामान्य स्थान जानता था, इसलिए पहला कदम इसे खोजना था। बाकी को बाद में निपटाया जा सकता था। जियान से सहमत होने के बाद गूफी ने जियाओ यीजियान और कैलिन को अपनी योजना के बारे में बताया। क्या ये जियान का अवसर है? जियाओ यीजियान ने मुस्कुराते हुए जियान के सिर पर थपथपाया। यदि आपको यह अवसर मिलता है तो आप और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। हाँ, मैं गूफी की तरह सुपर शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, जियान ने गूफी को देखते हुए गर्व से घोषणा की। गूफी से अधिक शक्तिशाली बनने का लक्ष्य क्यों नहीं रखते? किंगलिन ने अचानक पूछा। जियान ने तुरंत किंगलिन की ओर रुख किया और कहा, गूफी पहले से ही अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है, उससे आगे निकलना बहुत मुश्किल होगा। मैं उसके जितना मजबूत होने से संतुष्ट हूँ। गूफी ने जियान की पीछे हटती हुई आकृति को देखा, ये जानते हुए कि वह उसकी चापलूसी करने की कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि वह उसे खंडहर में न ले जाए। ठीक है, एक बार जब सांप लोगों के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद कैलिन कुछ आदिवासी मामलों को संभालने चली गई। जनजाति की रानी के रूप में वह दूसरों की तरह लापरवाह नहीं हो सकती थी। कुछ ही समय बाद गूफी और उनके समूह ने मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज को छोड़ दिया, जिसमें शेर राजा उनके सवार थे। लौटने पर उन्होंने पाया कि शेर राजा का बच्चा 5वीं रैंक तक पहुंच गया था। जाने से पहले शेर राजा ने अपने बच्चे को सांप लोगों की रक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि उनके बीच आपसी देखभाल सुनिश्चित हो सके। हम कहाँ जा रहे हैं? जियान ने रास्ते में गूफी से पूछा। अपने क्षेत्र की ओर, जानवरों के क्षेत्र। जानवरों के क्षेत्र पर पूरी तरह से जादुई जानवरों का नियंत्रण था। हालांकि वहां कुछ मनुष्य रहते थे, लेकिन जादुई जानवरों की जनजातियां जो परिवार इकाइयों के रूप में काम करती थीं, उनमें जबरदस्त जेनोफोबिया था। वहां रहने वाले मनुष्यों को बेहद कठोर वातावरण का सामना करना पड़ता था, जहां उन्हें रोजाना जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलना पड़ता था। अध्याय 147, किंगलिन की भयानक प्रतिभा। आसमान नीले रंग का एक विशाल विस्तार था, साफ और बादल रहित, एक विशाल नीले दर्पण की तरह शुद्ध और बेदाग। अचानक तेज हवा की आवाज से आकाश की खामोशी टूट गई, जैसे एक विशाल बैंगनी आकृति आकाश में फैल गई, जिससे उसके पीछे एक बवंडर बन गया। यह एक विशाल नीलम पंख वाला शेर राजा था और इसकी चौड़ी पीठ पर कई आकृतियां बैठी थीं, गूफी और उसके साथी। 2 महीने की अथक यात्रा के बाद गूफी और उसका समूह आखिरकार बीस्ट क्षेत्र के बाहरी इलाके में पहुंच गया। उनकी गति काफी प्रभावशाली थी। वास्तव में प्राचीन अवशेष कहाँ स्थित हैं? जियान ने बीस्ट डोमेन में पहुंचने पर गूफी से पूछा। बीस्ट बोन माउंटेन रेंज, गूफी ने उत्तर दिया, ये याद करते हुए कि प्राचीन अवशेष बीस्ट बोन माउंटेन रेंज के भीतर स्थित थे। 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति का क्षेत्र। बीस्ट क्षेत्र, हालांकि केंद्रीय मैदानों जितना विशाल नहीं था, फिर भी अविश्वसनीय रूप से विस्तृत था। अंतहीन पहाड़ जहां तक नजर जाती थी वहां तक फैले हुए थे, जो इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय जंगली और अदम्य आभा बिखेरते थे। शायद इसलिए कि बीस्ट क्षेत्र जंगलों और पर्वत चोटियों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि आकाश से भी। वहाँ कई अंधे स्थान थे जो रहस्य की हवा जोड़ते थे और खतरे की भावना को तीव्र करते थे। हालांकि बीस्ट क्षेत्र में 1 लाख पहाड़ होने की बात कही गई थी, लेकिन ये केवल एक मोटा अनुमान था। सच में ये संख्या कहीं ज्यादा थी। ये पर्वत श्रृंखलाएं मानव पहुंच से परे फैली हुई थीं। अपने अंतहीन विस्तार के भीतर अनगिनत खजाने छिपाए हुए थे, जो उन्हें खोजने के लिए भाग्यशाली लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। बीस्ट बोन पर्वत श्रृंखला कई में से एक थी, जो बीस्ट क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित थी। ये सामान्य क्षेत्र होना चाहिए, गूफी ने कहा, क्योंकि वे खुद को उन्मुख करते थे और बीस्ट क्षेत्र में कदम रखते थे। जल्द ही गूफी के मार्गदर्शन में वे बोन पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गए। अब से सावधान रहें, ये 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति का क्षेत्र है और वे अपने क्षेत्र पर बारीकी से नजर रखते हैं।
अगर हमें खोज लिया गया तो यह मुसीबत का कारण बन सकता है, गूफी ने अपने साथियों को चेतावनी दी, जिन्होंने जवाब में अपने डुक्यू को नियंत्रित किया। जादुई जानवरों की दुनिया में 3 शक्तिशाली जनजातियों ने सर्वोच्च शासन किया। शून्य प्राचीन ड्रैगन जनजाति, जो सबसे मजबूत थी, यहाँ तक कि स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति पर भी शिकार कर रही थी, जो दूसरे स्थान पर थी, और फिर 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति। शीर्ष स्तरीय शक्ति के संदर्भ में 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति शून्य प्राचीन ड्रैगन या स्वर्ग दानव फीनिक्स की तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन उनकी अविश्वसनीय प्रजनन क्षमता ने उनकी संख्या को विशाल बना दिया, जिससे जादुई जानवरों के बीच उनकी स्थिति सुरक्षित हो गई। जैसा कि गूफी ने अनुमान लगाया था, 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति की अपने क्षेत्र की निगरानी वास्तव में कड़ी थी। उनकी सावधानी के बावजूद जैसे ही वे अपने क्षेत्र में प्रवेश करते थे, उन्हें लगभग तुरंत ही पकड़ लिया जाता था। ये खबर जनजाति के उच्च अधिकारियों तक जल्दी ही पहुंच गई और उन्हें ट्रैक करने के लिए बीस्ट बोन माउंटेन रेंज में एक दल भेजा गया। गूफी और उनके समूह ने जल्द ही एक उजाड़ इलाके में इस दल का सामना किया। पर्वत श्रृंखला। मानव, हमारी सीमा में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 9 शांत गहरे मैदानी अजगरों में से एक ने चिल्लाकर कहा। इस दस्ते में 7वीं रैंक के 3 या 4 और 6ठी रैंक के 10 से ज्यादा अजगर थे, जिनमें से कोई भी गूफेई के समूह के लिए खतरा नहीं था। गूफेई द्वारा अपनी आभा को दबाने के बावजूद आदरणीय तियानहुओ की मौजूदगी ने अजगरों को सतर्क कर दिया। हालांकि वे डरे हुए नहीं थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि गूफेई उनके क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। जानवरों का क्षेत्र बहुत बड़ा है, फिर भी तुम इंसानों को घुसने से मना करते हो। क्या ये थोड़ा ज्यादा अहंकारी नहीं है? गूफेई ने जवाब दिया, उनकी धमकियों से डरने को तैयार नहीं था। हम जादुई जानवर तुम इंसानों की तरह नहीं हैं। हमारी सख्त क्षेत्रीय सीमाएं हैं और यह हमारा है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ, अजगरों में से एक ने गुर्राहट के साथ कहा। गूफेई ने उनके रवैये पर भौहें से कुढ़ी, उन्हें ये और भी अप्रिय लगने लगा। क्या बकवास है? 9 शांत गहरे भूगर्भीय अजगर बिना पैरों वाले बदसूरत कीड़ों के अलावा कुछ नहीं हैं। जियान, जिसका कबीला शीर्ष रैंकिंग प्राचीन शून्य ड्रैगन था, संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ 9 शांत गहरे भूगर्भीय अजगरों के लिए कोई सम्मान नहीं रखता था। यह महसूस करते हुए कि उसके शब्द आपत्तिजनक हो सकते हैं, जियान जल्दी से मेडुसा की ओर मुड़ा और जल्दी से कहा, बहन कैलिन, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। तुम मेरी नज़र में सबसे सुंदर हो। मेडुसा ने जियान पर केवल अपनी आंखें घुमाई, नाराज नहीं हुई। हालांकि जियान की तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी ने 9 शांत गहरे भूगर्भीय अजगरों को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और हमला करने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर जियान ने उन्हें और ताना मारा, क्या तुम लड़ना चाहते हो? अगर तुम सब एक साथ हमला भी करो तो भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि जियान शेखी बघार रही थी, उसकी वर्तमान ताकत केवल 6ठी रैंक पर थी, जबकि अजगरों में कई 7वीं रैंक के सदस्य थे, लेकिन वह आश्वस्त थी क्योंकि गूफी उसका समर्थन करने के लिए वहां थी। उसके उकसावे ने आखिरकार 9 शांत गहरे ग्राउंड अजगरों को किनारे पर धकेल दिया और वे एक साथ आगे बढ़े। जियान की हरकतों से परेशान गूफी ने उसे एक नज़र से देखा। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे धक्का दिया। भविष्य में खुद को संभालना, गूफी ने आगे बढ़ने से पहले उसके सिर पर एक हल्का थपकी देते हुए आह भरी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, किंगलिन उसके सामने आ गया। भाई गूफी, मुझे इसे संभालने दो, किंगलिन ने कहा। उसकी हरी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। अपने ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुतलियों के साथ, सांप जैसे जादुई जानवरों के खिलाफ। ठीक है, वे सभी तुम्हारे हैं, गूफी ने एक स्वर में कहा। मुस्कुराओ, पीछे हटो। 9 शांत गहरे भूगर्भीय अजगर क्रोधित थे, अपमानित महसूस कर रहे थे कि गूफी ने उनसे लड़ने के लिए एक साधारण डू सम्राट लड़की को भेजा। चलो दोनों हमला करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। 7वीं रैंक के 2 अजगरों ने दोनों तरफ से किंगलिन पर अपने हमले का समन्वय किया। जैसे ही 2 अजगर, जिनकी शक्ति डू पूर्वज की शक्ति के बराबर थी, किंगलिन के करीब पहुंचे, वह शांत और अविचल रही। गूफी, हालांकि थोड़ा चिंतित थी, अगर किंगलिन की क्षमताएं स्थिति को संभाल नहीं पाती तो हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थी। जैसे ही 2 अजगरों के हमले करीब आए, किंगलिन की आंखों से एक भूतिया हरी रोशनी निकली, जिससे उनकी हरकतें रुक गईं। अगले ही पल दोनों 7वीं रैंक के अजगरों ने अपना हमला बंद कर दिया। अन्य 9 शांत गहरे भूगर्भीय अजगर अभी भी भ्रमित थे जब ये दोनों अचानक मुड़े और अपने ही साथियों पर हमला कर दिया, जिससे कुछ ही सेकंड में भारी नुकसान हुआ। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथी इस हरी आंखों वाली लड़की के नियंत्रण में आ गए हैं। कुछ ही समय में किंगलिन ने पूरे दस्ते को अपने अधीन कर लिया, लगभग उन्हें खत्म कर दिया। उसी समय एक 8वीं रैंक का 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन दिखाई दिया, जो किंगलिन पर घात लगाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आदरणीय तियानहुओ ने हस्तक्षेप किया और अजगर को एक भयंकर युद्ध में उलझा दिया और अंततः उसे हरा दिया। अध्याय 148, प्राचीन अवशेष खुल गए हैं।
9 शांत गहरे भूगर्भीय अजगर जनजाति में एक 8वीं श्रेणी का जादुई जानवर पहले से ही काफी ताकत और सम्मानजनक स्थिति रखता है। आदरणीय तियान हुओ के हाथों एक ऐसे जानवर की मौत के साथ जनजाति के उच्च वर्ग को सतर्क होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि गूफी निडर था, लेकिन उसका प्राथमिक उद्देश्य प्राचीन अवशेष थे, इसलिए 9 शांत गहरे भूगर्भीय अजगर जनजाति से भिड़ने के लिए यहाँ रुकना बुद्धिमानी नहीं थी। चलो यहाँ से चले जाओ। यह अभी भी 9 शांत गहरे भूगर्भीय अजगर जनजाति का क्षेत्र है। जियो यी जियान ने गूफी से आग्रह किया। उसे धीरे से धक्का देते हुए उसने अभी भी सो रही जियान यू को अपनी बाहों में ले लिया। वह चिंतित थी कि अगर अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी दिखाई दिए तो ये जियो यू की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। ठीक है, चलो, गूफी ने सहमति व्यक्त की। किंगलिन द्वारा नियंत्रित किए गए 2 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के सदस्यों को उसके अजीबोगरीब स्थान में ले जाया गया, जहां वह निष्क्रिय रूप से उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी। समूह तेजी से घने जंगल में चला गया, बीस्ट बोन माउंटेन रेंज के स्थान की खोज कर रहा था। यहाँ वास्तव में बहुत सारे सांप प्रकार के जादुई जानवर हैं, कैलिन ने टिप्पणी की, जो एक 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के रूप में एक ऐसी रक्तरेखा रखती थी जो न केवल सांप प्रकार के जादुई जानवरों के बीच बल्कि सभी जादुई जानवरों के बीच शिखर पर थी। यहाँ तक कि 3 महान जादुई जानवर कुलों में से एक 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति भी उसकी तुलना नहीं कर सकती थी। दुर्भाग्य से 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर अत्यंत दुर्लभ थे और आज तक गूफी केवल कैलिन को अपनी तरह के एकमात्र सदस्य के रूप में जानते थे। कष्टप्रद जहरीले सांपों का एक झुंड। जियान अभी भी 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति से उनकी पिछली दुश्मनी के कारण परेशान था। समूह ने अपनी यात्रा काफी देर तक जारी रखी, इससे पहले कि आगे की हरी भरी पर्वत श्रृंखला में एक सफेद रंग दिखाई दे, एक ऐसा नज़ारा जो पूरी तरह से बेमिल लग रहा था। बीस्ट बोन माउंटेन रेंज। हम आखिरकार पहुंच ही गए। पर्वत श्रृंखला को देखकर गूफी के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान दिखी। आखिरकार उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पा लिया था। हालांकि जियान ने उस भयावह जगह को देखा और इस भावना को दूर नहीं कर पाई कि कुछ गड़बड़ है। उसने गूफी से पूछा, बड़े भाई गूफी, आपको नहीं लगता कि आपने जिस अवसर का उल्लेख किया है उसका उन कष्टप्रद सांपों से कोई लेना देना है ना? ये डरावनी जगह, मुझे ये पसंद नहीं है, उसने कहा। किंगलिन ने जियान से असहमति जताते हुए कहा, मुझे यहाँ वास्तव में काफ़ी आरामदायक लगता है। यहाँ मेरी आंखें भी साफ लगती हैं। कैलिन को भी कोई विशेष असुविधा महसूस नहीं हुई। यहाँ का माहौल उसके अपने परिजनों के माहौल जैसा ही था। यहाँ किस तरह का अवसर हो सकता है? जियो यी जियान ने पर्वत श्रृंखला की ओर देखा। जियान यू को भयानक परिवेश से बचाने के लिए उसे अपने पास रखा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ वह दुनिया का सबसे बड़ा अवसर है। गूफी ने जियान के सिर पर थपथपाकर उसे आश्वस्त किया। मैंने एक बार एक अफवाह सुनी थी कि यहाँ एक प्राचीन अवशेष है और ये तुम्हारे प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के पूर्वजों से संबंधित है। गूफी का स्पष्टीकरण अस्पष्ट और अस्पष्ट था, क्योंकि यह केवल एक अफवाह थी। आखिरकार वह ये नहीं बता सकता था कि वह एक ट्रांसमिग्रेटर था जिसने मूल कहानी पढ़ी थी। क्या वह ऐसा कर सकता था? लेकिन इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला में क्या हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके खोजना चाहिए? जियान ने स्पष्ट रूप से धैर्य की कमी के साथ पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? अपना उत्साह बनाए रखो, यह एक ऐसा अवसर है जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। गूफी ने आग्रह किया। चलो यहाँ से खोज शुरू करते हैं। अंततः गूफी के शब्दों से प्रेरित होकर जियान ने कैलिन और किंगलिन के साथ मिलकर बीस्ट बोन माउंटेन रेंज की खोज की। जैसे जैसे उनकी खोज गहरी होती गई, वे धीरे धीरे केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच गए। वहां एक स्थानिक उतार चढ़ाव है। जियान अपनी असाधारण स्थानिक प्रतिभा के साथ टूटी हुई स्थानिक सील का पता लगाने वाली पहली व्यक्ति थी। प्राचीन अवशेष वास्तव में मौजूद हैं। कैलिन, जिसने अपने कबीले में कुछ रहस्य सुने थे, वह भी ये देखकर हैरान थी कि अफवाहें सच थीं। क्या वहाँ महान अवसर है? जियान उत्साह से भर गया, लेकिन गूफी को पता था कि अभी जश्न मनाने का समय नहीं है। भले ही हमें एक टूटी हुई स्थानिक मुहर मिल गई हो, फिर भी हम प्राचीन अवशेषों के सटीक स्थान का पता नहीं लगा सकते। लेकिन कम से कम हमें एक सुराग तो मिल गया है। चलो खोज जारी रखें, गूफी ने सुझाव दिया, जिससे सभी की आत्माएं फिर से गिर गईं। अभी भी कुछ नहीं। जियान ने आह भरी लेकिन टूटी हुई मुहर के साथ प्राचीन अवशेषों के स्थान की खोज जारी रखी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बड़ी संख्या में जादुई जानवर चुपचाप उनके आसपास इकट्ठा हो गए थे। ऐसा लगता है कि ये बाहरी लोग खजाने की खोज करने आए हैं। जैसा कि कहावत है, मंटिस सिकाडा का पीछा करता है, पीछे ओरियोल के बारे में अनजान। पहले उन्हें इसे खोजने दो और फिर हम अपना कदम बढ़ाएंगे। उनकी बड़े पैमाने पर खोज ने कई शक्तिशाली जादुई जानवरों का ध्यान आकर्षित किया था, जिनमें 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के कुछ लोग भी शामिल थे। जादुई जानवर छिपे रहे, गूफी और उसके समूह को सचेत नहीं किया।
हालांकि कई दिनों की खोज के बाद भी उन्हें अभी भी कोई सुराग नहीं मिला। जियान अपने प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की स्थानिक प्रतिभा के साथ कोई सुराग नहीं पा सकी। गूफी असमंजस में थी। ऐसा लगता है कि हमें मदद के लिए मेरे कबीले के बुजुर्गों से पूछना होगा। जियान ने आखिरकार गूफी के समान विचार साझा करते हुए बात की। बड़े भाई गूफी, शायद मेरे कबीले का कोई बुजुर्ग प्राचीन खंडहर का स्थान ढूंढ सकता है। फिर उसने एक स्थानिक जेड पर्ची निकाली। इसे कुचलने पर एक स्थानिक दरार दिखाई दी और उसमें से एक सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग निकला। इस बुजुर्ग की आभा बेहद शक्तिशाली थी, संभवतः उच्च स्तर के स्तर तक पहुंच रही थी। अर्ध संत नौ शांत गहरे भूगर्भीय अजगर जनजाति का क्षेत्र। जूली नामक बुजुर्ग ने जियान की ओर मुड़ते हुए भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जियान, क्या हुआ? बड़े जूली, हम यहाँ एक प्राचीन अवशेष की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका सही स्थान नहीं मिल पा रहा है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? जियान ने जल्दी से समझाया। एक प्राचीन अवशेष। जूली की नज़र तेज हो गई क्योंकि उसने अपने सामने पर्वत श्रृंखला का सर्वेक्षण किया। कुछ ही क्षणों बाद आसपास का स्थान जूली के साथ प्रतिध्वनित होने लगा। गूफी प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की क्षमताओं से चकित था क्योंकि उसने हवा में अजीब ऊर्जा महसूस की थी। जल्द ही जूली की नज़र एक विशिष्ट क्षेत्र पर टिक गई। वहां उसने घोषणा की। जूली के बोलते ही कुछ ही दूर का स्थान पानी की तरह विकृत होकर लहरों की तरह आवाज़ निकालने लगा। जैसे जैसे कंपन बढ़ता गया, आवाज़ तेज होती गई। सब लोग पीछे हट जाओ, गूफी ने चेतावनी दी। ये जानते हुए कि स्थानिक सील के टूटने से शक्तिशाली स्थानिक तूफान आ सकता है, उसने जल्दी से जियान और अन्य लोगों को सुरक्षित दूरी पर ले गया। क्या ये प्राचीन अवशेष हो सकते हैं? गूफी के समूह का गुप्त रूप से पीछा कर रहे सर्प जैसे जादुई जानवर जब बीस्ट बोन माउंटेन रेंज के केंद्र में मुड़े हुए स्थान को देखते हैं तो अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं पाते। सावधान रहो सब लोग, सील टूटने वाली है। क्रैश! अंतरिक्ष की विकृत कांपती हुई आवाज़ तेज होती गई। यहाँ तक कि जूली, एक अर्ध संत, भी दृढ़ता से खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि उसने अपनी डुक्यूई को मुक्त किया, सील पर बमबारी की और उसे हिंसक रूप से कांपने लगा। अंत में मुड़े हुए स्थान से एक कर्कश ध्वनि निकली जो टूटे हुए दर्पण की तरह अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। प्राचीन अवशेष खुले हैं। जैसे ही सील टूटी, पास में छिपे हुए सर्प जैसे जादुई जानवर केंद्र की ओर दौड़े, उनकी आंखें लालच से भर गईं। लेकिन टूटी हुई स्थानिक सील के टुकड़े अचानक जम गए और एक हिंसक स्थानिक बल तूफान की तरह सभी दिशाओं में फैल गया। पलक झपकते ही हमलावर सर्पों को तूफान ने निगल लिया। हिंसक स्थानिक तरंगों ने सर्पों को दरांती की तरह काट डाला, उन्हें एक पल में नष्ट कर दिया। अध्याय 149 ड्रैगन फीनिक्स मूलफल। जियान उड़ान भरने वाला है। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। स्वाभाविक रूप से गूफी को उन लोगों के भाग्य की परवाह नहीं थी। उसने इन जादुई जानवरों की उपस्थिति को बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही स्थानिक तूफान कम हुआ, एक विशाल संरचना धीरे धीरे सभी के सामने उभरी। जो उनके सामने आया वह एक भव्य महल था, जिसका विशाल आकार जियान, कैलिन और अन्य लोगों को विस्मय में डाल रहा था। इस महल के सामने सर्प लोगों का नया पवित्र शहर लगभग महत्वहीन लग रहा था, जो भव्यता में आसपास के पहाड़ों से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। इस महल की तुलना में एकमात्र चीज़गू कबीले का महान हॉल था। पूरा महल गहरे लाल रंग का था, जो दूर से हड्डियों के पहाड़ के ऊपर जलती हुई लपटों जैसा लग रहा था। इसके चारों ओर सीलिंग ऊर्जा के निशान महल की भव्य उपस्थिति को और बढ़ा रहे थे। तो ये प्राचीन अवशेष है। जियान आश्चर्यचकित था। जैसा कि एक दूसंत द्वारा छोड़े गए महल से उम्मीद की जाती है। महल अपने आप में प्रभावशाली है, कैलिन ने आश्चर्य व्यक्त किया। उसे दूसंत के बारे में और भी अधिक आशा थी। ठीक है, प्राचीन अवशेष अब खुले हैं, लेकिन असली खजाने महल के अंदर हैं। चलो अंदर चलते हैं। इसके साथ गूफी ने जूली को आगे बढ़ने का इशारा किया। जूली समझ गया और महल में सबसे पहले प्रवेश किया। स्थानिक शक्तियों में निपुण एक अर्धसंत के रूप में जूली महल में सबसे पहले प्रवेश करने और किसी भी खतरे की जांच करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। जादुई जानवर जो प्राचीन अवशेषों पर नजर गड़ाए हुए थे, वे ज्यादातर तूफान में नष्ट हो गए थे। अभी के लिए उन्हें दूसरों के खजाने को छीनने के लिए आने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जूली ने सबसे पहले महल में प्रवेश किया और गूफी के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। उन्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। अग्निपथ के नीचे के तंत्र ने उनकी प्रगति में बाधा नहीं डाली। चलो पहला खजाना प्राप्त करते हैं। वे अग्निपथ के नीचे पहुंचे, जहां गूफी प्राचीन अवशेष के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। जूली ये देखकर थोड़ा हैरान था कि गूफी उस जगह से कितना परिचित लग रहा था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले भी वहां गया हो। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और जल्दी से जियान के करीब रहकर उसका पीछा किया। कैलिन और किंगलिन ने जियान और जियान यू की रक्षा की, किसी भी अप्रत्याशित खतरे से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की।
क्या वे कठपुतलियां हैं? जल्द ही वे एक विशाल दरवाजे पर पहुंच गए जिसके सामने चांदी की कठपुतलियों का एक समूह खड़ा था। पूर्वजों के शिखर पर कठपुतलियां। क्या वे द्वारपाल हैं? किंगलिन टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या ये दरवाजा प्राचीन अवशेषों का असली प्रवेश द्वार है? जियान ने कुछ नोटिस किया। ये पृथ्वी दानव कठपुतलियां हैं। हालांकि वे पूर्वज के शिखर पर हैं, वे एक विशेष संरचना बनाकर वेनेरेट स्तर की शक्ति को मुक्त कर सकते हैं। जैसे ही गूफी ने बोलना समाप्त किया, 10 पृथ्वी दानव कठपुतलियां चांदी की रोशनी से चमकने लगीं। खतरे को भांपते हुए वे तुरंत एक साथ इकट्ठा होने लगे, एक संरचना बनाने का प्रयास करने लगे। मेरे लिए चकनाचूर हो जाओ। गूफी ने हथेली से प्रहार किया। 3 या 4 पृथ्वी दानव कठपुतलियों को टुकड़ों में कुचल दिया, जिससे वे निष्क्रिय हो गईं। शेष कठपुतलियों से भी तेजी से निपटा गया। सभी पृथ्वी दानव कठपुतलियों के नष्ट हो जाने के बाद पत्थर के दरवाजे से एक चरमराहट की आवाज निकली, जो धीरे धीरे खुलती थी, जिससे गुजरने के लिए पर्याप्त जगह दिखाई देती थी। चलो चलते रहें। गूफी ने एक बार फिर बढ़त ली, अंतराल से प्रवेश किया। उसके पीछे पीछे अन्य लोग एक और राजसी हॉल में चले गए। हालांकि यह उनका अंतिम गंतव्य नहीं था। क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद गूफी ने एक दिशा चुनी और आगे बढ़ते रहे। गूफी, हम कहाँ जा रहे हैं? किंगलिन ने हैरान होकर पूछा। बेशक, कुछ खजाने खोजने के लिए। गूफी ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए समूह से गति बढ़ाने का आग्रह किया। जल्द ही वे एक और विशाल पत्थर के दरवाजे पर पहुंच गए। इस बार दरवाजे के सामने कोई गार्ड नहीं था। चारों ओर एक त्वरित नजर डालने के बाद गूफी आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। जैसे ही पत्थर का दरवाजा खुला, समूह दूसरी तरफ एक विशाल जंगल देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझे एक औषधीय सुगंध की गंध आ रही है। ये बहुत तेज है, निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय स्वर्गीय खजाना है। जियान ने कहा, ऐसी चीजों के लिए उसकी गहरी समझ काम कर रही थी। आपकी नाक तेज है, यही हमारा लक्ष्य है, गोफेई ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जिससे समूह जंगल में दौड़ने लगा। उन्हें प्राचीन अवशेषों में खतरों का सामना करने की उम्मीद थी, लेकिन गोफेई के नेतृत्व में रास्ता आश्चर्यजनक रूप से आसान था। जल्द ही वे लगभग 10 फीट चौड़ी एक छोटी झील पर पहुंच गए। पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन इसकी गहराई अथाह थी। झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप जैसा जमीन का एक तैरता हुआ टुकड़ा था, जिस पर एक अजीबोगरीब पेड़ खड़ा था। पेड़ पूरी तरह से चांदी ग्रे रंग का था, जिसमें आपस में जुड़ी हुई शाखाएं बेलों जैसी थीं, जो एक अजीब वक्रता पैदा कर रही थीं। दूर से देखने पर पेड़ एक गर्भवती महिला की तरह लग रहा था, जिसमें उभरा हुआ हिस्सा उसके पेट का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उस स्थान पर एक हल्की सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। ये हमारा लक्ष्य है, सोल बेबी फ्रूट। गूफी ने चमकते हुए स्थान की ओर इशारा किया। ये स्वादिष्ट लग रहा है, मैं इसे लेने जाऊंगा, जियान ने फल की ओर दौड़ते हुए कहा। हालांकि जैसे ही वह झील पर पहुंची, शांत सतह अचानक लहरों से भर गई। एक विशाल आकृति पानी से बाहर निकली, जिसका खुला हुआ मुंह सीधे जियान पर निशाना साध रहा था। तुम दुष्ट हो, झूली चिल्लाया। उसकी भयानक आभा आकृति पर टूट पड़ी। प्राणी कांप उठा, अपना हमला रोक दिया और वापस पानी में चला गया। झूली को एक दंडित बच्चे की तरह देख रहा था। प्राणी एक स्वर पहुंचने वाला अर्ध ड्रैगन था, जो अपने प्राचीन ड्रैगन वंश के कारण शक्तिशाली था। हालांकि प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के एक सच्चे सदस्य के सामने ये केवल कायरतापूर्वक ही रह सकता था। हम्फ, जियान ने सूंघते हुए सोल बेबी डायमंड ट्री की ओर चलते हुए और सोल बेबी फ्रूट को उठाते हुए कहा। तभी जियान को अचानक थोड़ा चक्कर आने लगा। जूली अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित जल्दी से आ गई। उसे क्या हुआ है? जूली ने उत्सुकता से पूछा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है, जियान ने प्राचीन जंगल के गहरे हिस्से की ओर देखते हुए जवाब दिया। यही वह शानदार अवसर है जो मैं तुम्हें देना चाहता था। चलो चलें। गूफी ने उस पल आगे कदम बढ़ाया। क्या सोल बेबी फ्रूट सबसे बड़ा अवसर नहीं है? कैलिन चौंक गई। सोल बेबी फ्रूट पहले से ही पौराणिक था, इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है? जियाओ यी जियान और किंगलिन ने एक दूसरे को देखा, दोनों ही कल्पना करने में असमर्थ थे। ये देखकर कि जियान ठीक है, जूली ने चिंता करना बंद कर दिया और गूफी और जियान के साथ प्राचीन जंगल में और आगे बढ़ गई। समूह जल्द ही एक मैदान में पहुंच गया। हालांकि यह सामान्य लग रहा था। जियान जमीन पर उतरी, कुछ कदम चली और अपना हाथ बढ़ाया। अचानक उनके सामने एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी, जिसने एक सुरक्षात्मक अवरोध बना दिया। एक सुनहरा अवरोध। जियान, इस पर अपने खून की एक बूंद गिरा दो। जूली को कुछ एहसास हुआ, उसके बूढ़े चेहरे पर सदमे का भाव था। उसके निर्देशों का पालन करते हुए जियान ने अपनी उंगली काटी और सुनहरे खून की एक बूंद अवरोध पर गिरा दी। सुनहरे अवरोध पर एक दरार दिखाई दी, जो धीरे धीरे चौड़ी होती गई। चलो अंदर चलते हैं। जियान सबसे पहले सुनहरे अवरोध में प्रवेश करने वाला था, उसके बाद गुफी और अन्य लोग।
अवरोध के अंदर एक उजाड़ मैदान था जिसके केंद्र में एक विशाल पत्थर की वेदी थी। वेदी से निकलने वाले भयानक दबाव के कारण कमजोर साधना वाले लोगों जैसे कि शियाओ यीजियान को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी डुक्यू स्थिर हो गई है। अध्याय 150 आप इतने प्यारे खरगोश को कैसे खा सकते हैं। यह आभा। यहाँ पहुँचने पर ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के तीसरे बुजुर्ग झू ली पहले से भी ज्यादा उत्साहित दिखाई दिए। उन्हें हवा में रक्त संबंध का एहसास हो रहा था। हफ जियान ने हल्की सांस छोड़ी, उसका छोटा चेहरा असामान्य रूप से गंभीर हो गया। इसके तुरंत बाद वह जमीन पर पैर पटकने लगी, पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रोशनी के धुंधलेपन में बदल गई। कुछ ही चमक में वह वेदी के अंत तक पहुंच गई। गूफी और दूसरे लोग उसके पीछे पीछे चले, लेकिन जब वे वेदी के शीर्ष पर पहुंचे तो उन्होंने जियान के चेहरे पर बेहद हैरान भाव देखा। उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए उन्होंने वेदी के केंद्र में एक पत्थर का मंच देखा जो सोने और बैंगनी दोनों रंगों में रंगा हुआ था। पत्थर के मंच पर आधा फुट गहरा खांचा था और इस खांचे के भीतर पत्थर से एक छोटा सा पौधा उगाया था। पौधा अंगूठे से ज्यादा मोटा नहीं था, फिर भी यह एक शक्तिशाली ड्रैगन की तरह कुंडलित और मुड़ा हुआ था। पौधे के शीर्ष पर एक फल लटका हुआ था। फल लगभग एक हथेली के आकार का था, जिसका शरीर आधा सुनहरा और आधा बैंगनी था। करीब से निरीक्षण करने पर वे देख सकते थे कि बैंगनी आधा भाग एक प्राचीन शून्य ड्रैगन के छोटे संस्करण जैसा दिखता था, जबकि सुनहरा आधा भाग एक प्राचीन स्वर्ग फीनिक्स जैसा दिखता था जो अपने पंख फैला रहा था। एक फल जो प्राचीन शून्य ड्रैगन और प्राचीन स्वर्ग फीनिक्स का रूप लेता है। क्या ये वह महान भाग्य है जिसका वादा गूफी मेरे प्रतीक ने जियान से किया था। जैसे ही वे बेहद अनोखे फल को घूरते थे, कैलिन, जियाओ यीजियान और किंगलिन ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। वे पूरी तरह से हैरान थे। ऐसा लगता है कि भारी दबाव फल से निकल रहा है, आदरणीय तियानहुओ ने धीमी आवाज में कहा। उनका स्वर अविश्वास से भरा था। ये ड्रैगन फीनिक्स मूल फल है। ये केवल मेरे प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के प्राचीन अभिलेखों में मौजूद है। झू ली ने खुशी से भरे चेहरे के साथ समझाया। वह फीनिक्स स्वर्ग दानव फीनिक्स कबीले प्राचीन स्वर्ग फीनिक्स का पूर्वज है। ये फल केवल प्राचीन शून्य ड्रैगन और स्वर्ग फीनिक्स दोनों की जीवन शक्ति को अवशोषित करके ही पैदा किया जा सकता है, और फिर भी इसके प्रकट होने की संभावना 10% से भी कम है। प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के पूरे इतिहास में ये केवल 5 बार दिखाई दिया है, ये छठा है। पूरे इतिहास में सिर्फ 6 बार। ऐसा दुर्लभ खजाना। जब उन्होंने झूली की व्याख्या सुनी तो जियाओ यीजियान, कैलिन और आदरणीय तियानहुओ और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। जियान की नज़र ड्रैगन फीनिक्स मूल फल पर टिकी हुई थी, एक पौराणिक वस्तु जो केवल मिथकों में मौजूद थी। एक पल के बाद उसने अचानक अपना सिर घुमाया, वेदी के ऊपर खड़ी हो गई और विशाल मैदान को देखने लगी। तभी उसने लाल मिट्टी में हल्के सफ़ेद रंग की रूपरेखा देखी जो एक प्राचीन शून्य ड्रैगन और एक प्राचीन स्वर्ग फीनिक्स के विशाल कंकालों को हल्के से चित्रित कर रही थी। ये वह जगह थी जहां वे दोनों मारे गए थे। उनके विशाल कंकाल आपस में जुड़े हुए थे जो मैदान को घेरने वाले एक पूर्ण चक्र का निर्माण कर रहे थे, जिसमें विशाल पत्थर की वेदी ठीक इस चक्र के केंद्र में थी। भाई गूफी, तुम सबसे अच्छे हो। अगले ही पल जियान की नज़र गूफी पर वापस चली गई। वह जानती थी कि उसे ड्रैगन फीनिक्स मूल फल के बारे में पहले से ही पता होगा। यहाँ तक कि जियान जैसा चंचल व्यक्ति भी इस क्षण में अत्यंत गंभीर हो गया, इस भाव से गहराई से प्रभावित हुआ। युवा मित्र, मैं वास्तव में इस समय आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। यदि जियान इस फल को परिष्कृत कर सकता है तो वह ड्रैगन और फीनिक्स दोनों वंशों के साथ एक सर्वोच्च जानवर में विकसित होने की क्षमता रखता है। झू ली भी उतना ही खुश था। उसकी बूढ़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, मानो वह प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले के पुनरुत्थान को देख रहा हो। ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। यही मैंने जियान से वादा किया था, और इसके अलावा उसने मुझे कोरसोल मैरो प्राप्त करने में मदद की, जो एक और अमूल्य खजाना है। ये देखकर कि जियान और जूली अपनी कृतज्ञता में कितने गंभीर थे, गूफी ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। हालांकि अगर जियान इस फल को अवशोषित करने जा रही है तो हमें पूरी तैयारी करने की ज़रूरत है। आखिरकार वह अभी भी ड्रैगन फीनिक्स मूल फल की शक्ति को पूरी तरह से अपने आप पचाने के लिए बहुत कमज़ोर है। गूफी ने फिर उन्हें याद दिलाया, इसके अलावा मैंने जियान से सुना है कि आपकी जनजाति पूरी तरह से एकीकृत नहीं है। अगर अन्य 3 ड्रैगन राजाओं को इस बारे में पता चला तो वे इसे चुराने आ सकते हैं। युवा मित्र, गूफी बिल्कुल सही है। बुजुर्ग झूली ने गंभीरता से सिर हिलाया, उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। हालांकि जियान के पास शाही खून है, तीनों ड्रैगन राजा महत्वाकांक्षी हैं। अगर उन्हें उसकी शक्ति से खतरा महसूस होता है तो वे शाही वंश को नष्ट करने के लिए चरम सीमा तक जा सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? पूर्वी ड्रैगन द्वीप पर अन्य 3 द्वीपों से जासूस प्रतीत होते हैं। अन्यथा अन्य 3 ड्रैगन द्वीपों को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि मैं पिछली बार जनजाति में वापस आ गया था? जियान भी चिंता से भरा हुआ था। तुम अपने युवा मित्र गूफी के साथ भू दायरे में क्यों नहीं जाते?
अगर तुम वहां ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को परिष्कृत करते हो तो भले ही तीनों ड्रैगन राजा इसे महसूस कर लें, वे गो दायरे में लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कुछ सोचने के बाद जूली ने एक उपाय सुझाया। इस बिंदु पर उसे गूफी पर पूरा भरोसा था। आखिरकार ये गूफी ही थी जिसने स्वेच्छा से उन्हें इस खजाने तक पहुंचाया था। अगर उसके कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे थे तो इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ी? जरूर, यह एक अच्छा विचार लगता है। जियान, जो गू फेई, जियाओ यी जियान और कैलिन से अलग होने के लिए अनिच्छुक था, बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। युवा मित्र, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, जूली ने गू फेई से कहा, कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस करते हुए। बिल्कुल भी परेशानी नहीं, गू फेई मुस्कुराया और फिर कहा, चूंकि हमें ड्रैगन फीनिक्स मूल फल मिल गया है तो चलिए महल के बाकी हिस्सों का पता लगाते हैं। उसके बाद जूली ने ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को सावधानी से संग्रहित किया और जानवर आध्यात्मिक बाधा के किनारे पर जियान ने लापरवाही से एक दरार खोली, जिसके माध्यम से वे सभी बाहर निकल गए। जंगल में सुनहरी रोशनी टिमटिमाती हुई कई आकृतियां पतली हवा से प्रकट हुईं। ऐसा लगता है कि अन्य खजाने के शिकारी अंदर आ गए हैं। गू फेई ने अपनी आत्मा शक्ति को बढ़ाया, दूरी में अन्य मनुष्यों और जादुई जानवरों की उपस्थिति को महसूस किया। सीमित समय के कारण बहुत से लोगों को प्राचीन खंडहरों के खुलने के बारे में पता नहीं था, इसलिए जो जादुई जानवर आए वे विशेष रूप से मजबूत नहीं थे। कुछ देर बाद गूफी और उसका समूह महल के अंदर वापस आ गया, जहां उन्हें आखिरकार एक प्राचीन हॉल मिला जो एक समृद्ध पुराने माहौल से भरा हुआ था। प्राचीन हॉल के मुखौटे पर दो राजसी अक्षर अंकित थे, पिल हॉल, यहाँ रुको। पिल हॉल में जहर भर जाने के कारण गूफी ने किसी और को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। वह अकेले ही अंदर गया। जब वह बाहर आया तो गूफी अपने हाथों में एक छोटा फूला हुआ सफ़ेद खरगोश पकड़े हुए था। वाह, कितना प्यारा सा खरगोश है! ये देखकर कि गूफी ने क्या लाया था, जियाओ यी जियान और दूसरी लड़कियां तुरंत चारों ओर इकट्ठा हो गईं। यह कोई साधारण खरगोश नहीं है, यह एक पिल बीस्ट है। इसका दर्जा एक पिल के बराबर है जिसे 9 रंग की पिल लाइटनिंग के बपतिस्मा से गुजरना पड़ा है। गूफी ने मुस्कुराते हुए समझाया, एक गोली जो 9 रंग की गोली बिजली से गुजरी है। ये स्वादिष्ट होनी चाहिए। गूफी के शब्दों पर जियान की आंखें चमक उठीं। लेकिन ये बहुत प्यारा है, आप इसे नहीं खा सकते। उस पल जियाओ यी जियान की बाहों से एक नर्म बचकानी आवाज़ आई।